हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच वर्क्स ऑन द principle of Wheatstone bridge. It is used to know the unknown resistance ऑफ एनी रेसिस्टर, है ना। तो देखिए ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करता है ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है मीटर ब्रिज का। तो इसमें देखिए दो गो एल शेप कॉपर स्ट्रिप होता है और इसके बीच जो गैप होता है 1 मीटर होता है और 1 मीटर लेंथ का जो है मैग्नेनिन वायर है ना, ये कनेक्ट होते हैं। मैग्नेनिन है ना का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर कनेक्ट रहता है ए और बी के बीच में। ये एल शेप दो गो कॉपर स्ट्रिप रहता है, थिक कॉपर स्ट्रिप, बीच में भी एक इस तरह से कॉपर स्ट्रिप रहता है। तो यहाँ पर इस बीच में दो गैप बने हैं, मान लीजिए कि ए बी गैप है। तो इसके बीच में है ना एक रेसिस्टेंस बॉक्स रहता है आर, है ना, जिसमें नॉन रेसिस्टेंस लगे रहते हैं, रेसिस्टेंस का वैल्यू पता रहता है। और ये गैप मान लीजिए कि सी डी है या A1 B1 है ना, A1 B1 मान लीजिए ये गैप है और इसके बीच में जो रेसिस्टेंस है वो अननोन है, जिसका वैल्यू हमें पता करना है ना। इसका वैल्यू जो है अननोन रेसिस्टेंस है, ए और बी, A1 और B1 के बीच में कनेक्ट करके इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट सी है और सी से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह मेजर करने के लिए या करंट वगैरह मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर एक कनेक्ट है। चलिए मान लीजिए कि है ना करंट मेजर करने के लिए है गैल्वेनोमीटर और इससे इसके दूसरे एंड से एक जॉकी कनेक्ट रहता है। ठीक है, जॉकी क्या होता है कि इस पूरे वायर पर कहीं भी स्लाइड करके देखा जा सकता है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर करंट हमको 0 लाना है तो स्लाइड कर करके देखेंगे कि कहाँ पर करंट 0 आ रहा है ना। इसके लिए जो यहाँ पर ये यूज करते हैं जॉकी को, इस पर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, है ना। बस कंडक्टर होता है और इस पर है ना इस तरह से स्लाइड करके जहाँ पर कांटेक्ट होगा वहाँ से इसके बीच का है ना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, यदि होगा तो, और करंट फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। यदि पोटेंशियल बैलेंस हो गया है ना, सेम पोटेंशियल पा गया तो करंट नहीं फ्लो करेगा। इसके लिए ये जॉकी रहता है। और क्या होता है कि पॉइंट ए और बी के बीच इसके पैरेलल में 1 मीटर का बताए थे जैसा कि पहले ही कि दोनों का बीच का गैप रहता है। तो इसका लेंथ मेजर करने के लिए इसके नज़दीक ही है ना 1 मीटर का स्केल रहता है। ठीक है ना, ये स्केल है, ये क्या है स्केल है ना। यहाँ पर कांटेक्ट है तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हुआ यहाँ से, ये मेजर करने के लिए हो जाएगा, है ना। हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करना है तो अलग से स्केल लाने की जरूरत नहीं है। स्केल ये सारा वुडन बोर्ड पे है ना ये सब सेटअप रहता है और अलग से स्केल लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जहाँ कांटेक्ट हुआ तुरंत वहाँ से मेजर कर लिया। एक्चुअल में ये थोड़ा सा स्केल और थोड़ा नज़दीक बना देते हैं, है ना। तो ये नज़दीक
रहता है ताकि एक्यूरेसी अच्छा हो। मान लीजिए कि यहाँ से लगा दिए, इस तरह से हो गया स्केल, है ना। अब एक्यूरेसी अच्छा रहेगा, है ना, नज़दीक रहेगा तो ये स्केल है, ठीक है। तो चलिए ये है स्केल। अच्छा, अब क्या है कि इसके इंड और ए और बी के बीच एक ईएमएफ सोर्स लगा रहता है ना। ईएमएफ ही मान लिए, और ये स्विच है, ठीक है। स्विच के मान लिए, स्विच का नाम दे दीजिए की, जिसको बोलते हैं, है ना, के नाम दे दिए। तो देखिए, इन मीटर ब्रिज टू, या लिखेंगे देयर भी, या देयर इज ए 1A मैग्नेनिन वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, है ना, कनेक्टेड या सोल्डर्ड, है ना, बिटवीन, है ना, सोल्डरिंग किया रहता है तो कनेक्टेड लिख सकते हैं या सोल्डर्ड लिख सकते हैं, बिटवीन टू एल शेप्ड थिक कॉपर स्ट्रिप, है ना, इन मीटर ब्रिज, है ना, देयर इज ए मैग्नेनिन वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कनेक्टेड बिटवीन टू एल शेप्ड, है ना, थिक कॉपर स्ट्रिप एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ए मीटर या 1 मीटर स्केल इज, है ना, इज kept parallel to wire, है ना, to measure the distance of any point J from, to measure the distance of any point J from point A, ठीक है। पॉइंट ए से, है ना, जे के बीच में कहीं भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए, है ना, यह स्केल लगा रहता है। एंड अनदर, है ना, कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड बिटवीन दी एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप, CU स्ट्रिप का मतलब हो गया कॉपर स्ट्रिप, एंड या so that there be gap AB and A1B1, ठीक है। और अनदर कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड, है ना, बिटवीन एल शेप्ड, है ना, ये एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक अनदर कॉपर स्ट्रिप है, इस प्रकार से कि दो गैप बने, है ना, ए बी, है ना, ए और बी यहाँ पर गैप बना हुआ है, और A1B1 गैप बना हुआ है ना, बिटवीन गैप ए बी, है ना, बी, है ना, कनेक्ट
ए रेसिस्टेंस बॉक्स, आर, है ना। ये नॉन रेसिस्टेंस इसमें होते हैं, है ना। बहुत सारे रेसिस्टेंस होते हैं, नॉन रेसिस्टेंस होते हैं, जितना रेसिस्टेंस का जरूरत है उतना, है ना, कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिटवीन, है ना, गैप ए बी वी कनेक्ट ए रेसिस्टेंस बॉक्स आर एंड between A1 B1, है ना, गैप we connect the unknown resistance S, unknown resistance S, है ना। The point A and B is connected with external, या connected with potential difference source, and a key K, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स सी एंड की के। अच्छा, अब देखिए वर्किंग, है ना। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग, है ना। कनेक्ट द की, है ना, की को कनेक्ट कीजिए एंड सर्च द बैलेंस पॉइंट ऑन वायर ए बी, है ना। सर्च द बैलेंस पॉइंट ऑन वायर ए बी विथ हेल्प ऑफ जॉकी, है ना। जॉकी की हेल्प से इस पर बैलेंस पॉइंट, है ना, कनेक्ट सर्च करते हैं। सपोज या लेट, है ना, जे बी द बैलेंस्ड पॉइंट या बैलेंस पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे हुआ। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कैसे काम किया ये समझना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जैसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि ये 4 रेसिस्टेंस होता था और एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होता था, है ना। इसके अपोजिट वर्टेक्स से ईएमएफ सोर्स जुड़ा हुआ रहता था और 2 अपोजिट वर्टेक्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता था, है ना। यदि इसका रेसिस्टेंस R1 मान लें, इसका R2 मान लें, इसका R3 मान लें, इसका R4 मान लेते हैं, तो क्या होगा कि एट बैलेंस पॉइंट, मतलब कि इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है ना, गैल्वेनोमीटर से, तो उसको बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, है ना। तो बैलेंस पॉइंट का मतलब हो गया कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होना चाहिए, 0, है ना। लेट जे बी द बैलेंस पॉइंट, BALANC, बैलेंस पॉइंट, मतलब कि IG गैल्वेनोमीटर से करंट क्या होना चाहिए, 0। उस केस में क्या होता है कि R1/R2 लिखते हैं, R1/R2, फिर लिखते हैं R3/R4, R1/R2 बराबर R3/R4, इस तरह से लिखते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है। तो देखिए ये R को मान लीजिए, ये R1 समझिए, है ना, S को समझिए R2, और यहाँ जो AJ हुआ, ठीक है, AJ, तो देखिए AJ को समझिए R3 और JB को समझिए R4, और देखिए
यहाँ से इसके बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। तो देखिए यहाँ से और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, देखिए यही गैल्वेनोमीटर है ना। ये वायर है तो है ना, थोड़ा सा बड़ा सा वायर ले लिए कि इधर उधर स्लाइड करने में, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक ये रेसिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये तो हो गया। और देखिए कि ये जो वर्टेक्स है अपोजिट वर्टेक्स से सेल भी कनेक्ट है। तो देखिए तो ये अपोजिट वर्टेक्स ले लीजिए, है ना। एक रेसिस्टेंस यहाँ पर समझिए कि इसको समझिए कि ये आर है ना। इसको समझिए कि यही वाला ये एस है, ठीक है। और इसको समझिए कि एजे है, क्या समझ लीजिए, आर एजे लिख देते हैं, ठीक है। और इसको समझ लीजिए जेबी, आर जेबी। अब तो क्लियर हो गया है ना, आर जेबी। अच्छा देखिए तो यहाँ पॉइंट एस है ना, और पॉइंट बी है ना। ये है एजे है तो इसका पॉइंट ए है, और जेबी है तो इसका पॉइंट बी है। इससे देखिए तो ये कनेक्ट है ना, तो ये कनेक्ट है। जब इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को कहा जाएगा कि बैलेंस्ड कंडीशन में है। उस केस में है ना, इधर का आर बाई एस बराबर आर ए जे प्लस आर जे बी, यही तो लिख देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लिखिए। अब उसके बाद जो है ना बैलेंस पॉइंट हो गया, तो वही रेसिस्टेंस का रेशियो हमको लिखना है। तो हम हट जाते हैं, इसको जो है नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, तो लेट जे बी द बैलेंस पॉइंट, है ना। तो चलिए, बैलेंस पॉइंट मिल गया जे पर, तो जे पर बैलेंस पॉइंट मिला तो ये लिखिएगा आर जे, ये आर बाई, है ना, उसी प्रकार से, है ना, ये बाई ये आर बाई क्या लिखिएगा, एस बराबर एजे के बीच का रेसिस्टेंस लिखिएगा, है ना, आर ऑफ एजे वायर बटा में आर ऑफ जेबी, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए यहां पर कि सिग्मा इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो बैलेंस पॉइंट मिला उसका लंबाई कुछ ना कुछ होगा ना, कितना मान लिए, एल सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्केल होगा ना, 1 मीटर का होगा तो सेंटीमीटर में होगा। और तो बाकी का बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगा। बताइए, पूरा 1 मीटर का लेंथ का स्केल है, तो लेंथ पर रीडिंग किसका होगा, सेंटीमीटर का होगा। तो यहां से जो लेंथ होगा वो सेंटीमीटर में पता चलेगा, है ना। तो रेसिस्टेंस ऑफ, है ना, 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर, है ना, 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर। अब ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि जो वैल्यू होगा सेंटीमीटर में, 1 ही मीटर का ये है। तो रेसिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर सिग्मा है। तो एल सेंटीमीटर, ये जो एजे है इसका लेंथ है एल सेंटीमीटर, तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिग्मा गुने एल। 1 सेंटीमीटर का सिग्मा रेसिस्टेंस है इस मैग्नेनियन वायर का, तो एल सेंटीमीटर का कितना होगा, एल सेंटीमीटर का होगा सिग्मा गुने एल बटा में ये जेबी है ना। तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जेबी वायर का रेसिस्टेंस। तो वायर वही है मैग्नेनियन का, और इसका रेसिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का सिग्मा है, तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस हो जाएगा सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो यहां से एस बराबर निकालना रहेगा, तो एस को ले जाइएगा यहाँ और इन दोनों को ले जाइएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, आर इंटू 100 माइनस एल बटा में ये एल आ जाएगा नीचे। देखिए 100 माइनस एल ऊपर चला गया, एल आ गया ऊपर से नीचे, एस चला गया यहाँ, तो एस यहाँ लिख दिए बटा में एल, ठीक है। इस तरह से बिटवीन एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है ना। अननोन रेसिस्टेंस लगा दिए, हमको नहीं पता है कितना है, इसको फाइंड आउट करना है तो मीटर ब्रिज की सहायता से निकाला जा सकता है। करना क्या है, आर, ये तो पता ही है, रेसिस्टेंस बॉक्स में नॉन रेसिस्टेंस होते हैं, 100 माइनस एल बाई एल कर देना है। एल यहाँ ले लिया तो यहाँ 100 माइनस एल बाई एल, इसका एल का वैल्यू पता यहाँ से स्केल से पता चल जाएगा, और आर नॉन रेसिस्टेंस है रख दीजिएगा, एस का वैल्यू इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो इन ए मीटर ब्रिज ऑफ, है ना, इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम इन ए व्हेन रेसिस्टर एस इज ऑफ 12.5 ओम। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है और तो इसका डायग्राम जो है, इसमें रेसिस्टर एस बोल रहा है ये सब, है ना। तो एनसीईआरटी बुक के ही हिसाब से, है ना, इसका डायग्राम होगा। तो इसका मीटर ब्रिज का जैसा कि डायग्राम बनाए थे, इस तरह से मोटा मोटी बना लेते हैं समझने के लिए। और यहाँ स्केल लगा दिए थे और यहाँ से ईएमएफ सोर्स कुछ इस तरह से। ये रेसिस्टेंस यहाँ था आर और यहाँ जो रेसिस्टेंस है वो एस है। और बीच में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पर है जे और ये ए है और ये जो है बी मान लीजिए, ठीक है। तो यही दिया हुआ था। तो यहाँ से इसका लेंथ यदि एल माने तो इसका लेंथ क्या मानिएगा, 100 माइनस एल, है ना। चलिए डायग्राम ही बन गया। एस दिया हुआ है 12.5 ओम, यही दिया हुआ है 12.5 ओम। और कितना पर बैलेंस होता है, तो 39.5 सेंटीमीटर पर बैलेंस होता है। तो ये एल दिया हुआ है 39.5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला अभी अभी जस्ट निकाले थे, तो देखिएगा आर बाई एस बराबर एल बटे 100 माइनस एल, यही था ना। बाद में गुना वगैरह कर दिए थे, वो अलग बात है। मेन तो इक्वेशन यही है। हमको ये रेसिस्टेंस क्या निकालना है, आर निकालना है, ये आर निकालना है। तो आर और कितना हो जाएगा, एस इंटू एल बाई 100 माइनस एल, यही था। एस का वैल्यू जो है दिया हुआ है कितना, 12.5 ओम और एल का जो वैल्यू है 39.5 है। अब बटा में 100 माइनस 39.5 है ना। ये देखिएगा सब सेंटीमीटर में, ऊपर में सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 12.5 ओम है तो ओम में ही आंसर आएगा। रेसिस्टेंस है तो ओम में आना ही चाहिए। तो 12.5 इंटू 39.5 बाई 60.5 8.16 ओम आएगा, है ना, लगभग 8.2 ओम, है ना। तो ये आंसर हो गया। अगला कह रहा है कि वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रेसिस्टर्स, है ना। कनेक्शन बिटवीन रेसिस्टर के बीच में जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन एल स्ट्रिप हो गया, ये हो गया, ये है ना, कॉपर स्ट्रिप, है ना। ये सब जो कॉपर स्ट्रिप है, ये थिक कॉपर स्ट्रिप का क्यों बना रहता है, तो देखिए कॉपर स्ट्रिप, कॉपर का तो ऐसे भी रेसिस्टेंस कम रहता है और थिक रहेगा। तो याद कीजिए रेसिस्टेंस क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम होगा, ताकि इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने में ज़्यादा एरर नहीं आए, है ना। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होने लगेगा, तो बैलेंस पॉइंट कुछ अलग मिलने लगेगा, ठीक है। और प्रॉपर जो रेसिस्टेंस जो चाहिए था वो प्रॉपर नहीं निकल पाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस निग्लिजिबल मतलब कम करने के लिए कॉपर स्ट्रिप, है ना, थिक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। आइए पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले है क्या ये। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure EMF और potential difference accurately, ठीक है। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 4 मीटर से 10 मीटर के बीच में, है ना, इतना बड़ा लेंथ रहता है वायर का। और वायर होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया
वायर होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और ये बना होता है मैग्नेनिन या कॉन्स्टेंटन वायर का। तो इसमें 100 सेंटीमीटर लेंथ का जो है हम वायर है ना टुकड़ा टुकड़ा करके ले लिए हैं। तो इसमें 1 2 3 4 है ना, तो 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर का हम ले लिए हैं। ठीक है, 4 to 10 मीटर लॉन्ग रहेगा, 4 मीटर का ले लिए हैं। यहाँ पर ये इंड मान लिए ए और इसका दूसरा इंड मान लिए बी। ये सब कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ कनेक्ट है ना। कॉपर स्ट्रिप इसलिए कि इसका रेसिस्टेंस कम रहता है, इसके एक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप निग्लिजिबल होगा तो ना के बराबर लेंगे, 0 ले लेंगे। अच्छा, और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बैटरी है, एक स्विच है ना, या प्लग की बोलिए, और ये जो है रोहियो स्टेट है या रिहोस्टेट, प्रोनाउंसिएशन में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो रिहोस्टेट बोलिए है ना। और संकेत में RH लिखते हैं है ना, करंट को कंट्रोल करने के लिए है ना, इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। अब क्या किया, यहाँ से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल से जॉकी कनेक्ट कर दिए है ना। जॉकी जानते ही है, स्लाइड कर सकते हैं पूरे इस लेंथ पर कहीं भी। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन में it consists of a 4 to 10 meter long मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटन, ये एलॉय है, वायर है ना, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए 4 to 10 मीटर लॉन्ग मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटन का ही क्यों लिए, इसका रेसिस्टिविटी हाई रहता है और साथ ही इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होता है, मतलब हीट का करने पर कम इलोंगेट होता है। जैसे कोई कंडक्टर को हीट करते हैं ना तो उसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज करता है ना, इसमें ऐसा केस नहीं है। और कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है ना भी कम रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़े तो भी रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो इसलिए मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटन वायर लिया जाता है ना। ये एलॉय है। अब देखिए, उसके बाद द टर्मिनल्स ऑफ वायर is connected between या ऐसे लिख सकते हैं, between the terminals of wire है ना, a strong battery है ना, a plug key and a rheostat RH is या R लिखिए कनेक्टेड। तो बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ वायर है ना, टर्मिनल्स ऑफ वायर मतलब ए और बी के बीच में क्या क्या कनेक्शन रहेगा, क्या क्या कनेक्ट रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बैटरी रहेगा, एक प्लग की रहेगा और एक रिहोस्टेट रहेगा है ना। अच्छा, वर्किंग देखिए,
also a voltmeter है ना is connected between है ना पॉइंट ए एंड जौकी जौकी का काम ही जानते हैं, है ना, वायर में कहीं भी स्लाइड करके टच करा सकते हैं। तो वर्किंग देखिए, वेन या वोल्ट मीटर है ना, या लिखेंगे वेन जौकी स्विच ऑन करने के बाद है ना, ऑन द प्लग के है ना, ऑन मतलब स्विच ऑन वाला ऑन है एंड टच द जौकी at point J, the voltmeter reads the potential difference between पॉइंट ए एंड जे। इसलिए फ्रॉम ओम्स लॉ या देयरफॉर फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से देखिए ए और जी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया जाएगा। तो ये मेजर किया V बराबर, तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहा है तो V बराबर I इंटू ए से जे के बीच का रेसिस्टेंस मान लीजिए R है ना, किसके बीच में, ए और जे के बीच में। यहाँ पर है RAJ इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन ए एंड जे। तो क्या लिखिएगा, इसका लिखिएगा रो रेसिस्टिविटी इंटू एजे बटा में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एजे ये लेंथ है, एजे क्या है, लेंथ है, ठीक है। मान लीजिए एजे एल है तो क्या लिखिएगा रो इंटू एल बाई ए। आया समझ में, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर आर एजे कितना हो गया, तो I इंटू आर का हो गया रो इंटू एल बाई ए। अब देखिए किसी भी कंडक्टर के लिए रो का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा और लिखा हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, तो ए भी हुआ कांस्टेंट और ये बैटरी है तो कांस्टेंट करंट सेंड करेगा, है ना, तो ये हो गया I भी कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि हेयर है ना, I रो बाई ए इक्वल टू मान लिया के, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो इसलिए क्या हो गया, अच्छा थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, देखिए इसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं V बराबर कितना हो गया, या I इंटू है ना रो बाई ए बराबर ये कांस्टेंट हो गया और इसको मान लिया कांस्टेंट को के मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर कितना हो गया, ये हो गया K इंटू एल। तो यहाँ से देखिए तो एक चीज निकल के आ गया कि V इज प्रोपोर्शनल टू L, है ना, जितने ज्यादा लेंथ पर टच करेगा, लेंथ देखिए कहा कि ये जगह बीच में लेंथ कितना हुआ है, तो यहाँ से ये लेंथ होगा प्लस में यहाँ से ये लेंथ हुआ। इसका लेंथ काउंट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि थिक कॉपर स्ट्रिप है और इसका रेसिस्टेंस निग्लिजिबल है ना, मीटर ब्रिज में इसका बात कर लिए थे थिक कॉपर स्ट्रिप के बीच में, थिक कॉपर स्ट्रिप के लिए। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ नापेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का नापेंगे, तो ये वाला लेंथ और प्लस ये वाला लेंथ ये मिला के टोटल हो गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एल, कितना
एल, एजे ये वाला हुआ। एजे कहने का मतलब यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे नापेंगे, ठीक है। ये लेंथ मान नापेंगे, ये वाला नहीं नापेंगे, यहाँ से फिर ये नापेंगे इस तरह से। और नापेंगे कैसे, स्केल लगा हुआ है तो 100 सेंटीमीटर ये तो पूरे हो गया, और ये वाला यहाँ से सीधे ऐसे नाप लेंगे, ठीक है, इसके सीधे ऐसे नाप लेंगे। तो चलिए, तो V प्रोपोर्शनल टू L, जितना ज़्यादा लेंथ पर टच करेगा उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो यहाँ से देखिए, तो K बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर में V नीचे में L, इसीलिए V बाई ए को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, V बाई एल मतलब वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है। एल लेंथ में V वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, V बाई एल, इसलिए इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसका पढ़ेंगे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कंपेरिजन ऑफ टू EMF ऑफ टू सेल्स, है ना, कंपेरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स। दूसरा पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, है ना, एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में, है ना, पढ़ेंगे कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। तो देखिए, तो पोटेंशियोमीटर बनाते हैं पहले। ये इंड ए से, है ना, एक स्ट्रॉन्ग बैटरी कनेक्ट है, एक स्विच या प्लग की बोलिए, और एक रिहोस्टेट है, RH, है ना, शॉर्ट में लिखिए। तो चलिए, यहाँ पर ये EMF इसका ई है। अच्छा, अब हमको दो सेल का EMF कंपेरिजन करना है, जिसमें एक सेल का EMF E1 मान लीजिए, ये इसके लिए अलग स्विच है, E2 मान लीजिए दूसरे सेल का, इसका अलग स्विच है, इसके EMF का कंपेरिजन करना है, ठीक है। यहाँ से लगा दिए गैल्वेनोमीटर। अच्छा, अब देखिए, इसके टर्मिनल से जौकी लगाएंगे, है ना, और पहले इसमें कुछ लिख देते हैं, है ना, कि ये के तो ऑन रखना है, ऑन कर देंगे। उसके बाद कनेक्ट द स्विच, या की कहिए K1, है ना, एंड सर्च द बैलेंस पॉइंट, ऑन वायर AB with help of जौकी J, जौकी, है ना, लेट द बैलेंस्ड पॉइंट इज J1। मान लीजिए कि स्विच K1 को इंट्रोड्यूस किए, और मतलब इसको ऑन इसको ऑफ, तो ये काम में नहीं होगा, है ना, वर्किंग में नहीं होगा, ये वर्किंग में आएगा। और मान लीजिए कि यहाँ समथिंग J1 जो है एक पॉइंट का बैलेंस पॉइंट, ठीक है, इसको कनेक्ट करके, है ना, तो ये जो है वर्किंग में आ गया और बैलेंस पॉइंट खोजेंगे, तो इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आएगा, है ना, कहने का मतलब ए जे के बीच में, है ना, इसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यदि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ए और जे के बीच में वायर पर आ गया, तो कहने का मतलब है कि इससे जो है ना, करंट फ्लो नहीं करेगा, और गैल्वेनोमीटर का, है ना, रीडिंग क्या बताएगा, 0 बता देगा, है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसके, और है ना, ये वायर जो है ए
J1 है ना, ए J1, इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और ऊपर वाले की वजह से, ठीक है, और उसके वजह से दोनों में बराबर आ जाएगा, है ना। तो लेट द बैलेंस पॉइंट इज J1, मतलब कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0, देन तो E1 बराबर क्या लिखेंगे, E1 बराबर है ना पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए J1, है ना। तो याद कीजिए क्या लिखते थे, K गुने L1, है ना। ए J1 को L1 मान लिए, जो ए J1 आया ना ये लेंथ, इसको क्या मान लिए है L1, तो ए J1 की जगह L1 लिख दिया। और K अभी अभी देखे थे क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट था। अच्छा, सिमिलरली है ना, K1 को ओपन कर देंगे, ओपन K1 एंड क्लोज K2, है ना, 10 E2 गेट इंट्रोड्यूस्ड। अब काम में कौन आएगा, E2, एंड सर्च द बैलेंस पॉइंट J2, है ना। अब जो है मान लीजिए कि वो जो बैलेंस पॉइंट है अभी J2 आ गया है, अभी कुछ अलग पॉइंट आ गया, तो ए J2 बराबर कितना मान लिए L2, तो इसलिए E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए गुने J2। तो याद कीजिए V बराबर K इंटू L आया था, तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा या K इंटू L2 लेंथ पर बैलेंस है तो K गुने L2। तो इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, तो 1 भागा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, E1 बाई E2 बराबर K इंटू L1 बटा में K इंटू L2, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए E1 बटे E2 बराबर कितना आ गया, L1 बटा में L2। तो इस तरह से दो सेल के ईएमएफ का कंपेरिजन किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो चलिए इसको लिख लीजिए। आइए अब पोटेंशियोमीटर का सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसमें है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, है ना, बाय ए पोटेंशियोमीटर, है ना। तो इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। चलिए पोटेंशियोमीटर हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बैटरी हो गया, स्विच, रिहोस्टेट, ठीक है, ये पॉइंट ए है और बी है। और यहाँ पर मान लीजिए कि सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, और इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है ना, जिसका रेसिस्टेंस आर है। चलिए, और ये के है, इसको मान लिया K1 है। चलिए ठीक है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर ले लिया। अब देखिए कनेक्ट, सबसे पहले क्या है ना कि K1 को डिसकनेक्ट ही रखते हैं, है ना, और बैलेंस पॉइंट मान लीजिए कि समथिंग ए J1 आया, है ना, सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। तो सबसे पहले है ना ओपन द स्विच K1 एंड सर्च
द बैलेंस point and search the balance point J1 है ना। J1 मतलब कि बैलेंस पॉइंट का मतलब हो गया कि गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन 0 हो, मतलब डिफ्लेक्शन कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा हो, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0 होना चाहिए, इसी को बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो उस केस में अब देखिए ध्यान से, कोई करंट चूंकि फ्लो नहीं कर रहा होगा, बैलेंस पॉइंट में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है, तो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इससे किसी भी डायरेक्शन में, तो उस स्थिति में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो क्या लिखिएगा, E माइनस आई आर लिखिएगा। तो I तो 0 है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो निकल के आएगा E माइनस आई आर, I 0 कीजिएगा तो खाली E ना बचा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ क्या हो जाएगा, E ही रह जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बैटरी का कुछ ई प्राइम मान लीजिए, कुछ अलग है ना, ये ई अलग है, ये अलग मान लिए, ई प्राइम लिख दिए, देखिए की बात है ना। तो इसका कुछ नहीं करना है ना, ये स्ट्रॉन्ग बैटरी है, उधर से लगा हुआ है बस। तो यहाँ देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ ई ही लिखिएगा, और ई बराबर क्या हो जाएगा, ए और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद कीजिए V बराबर K इंटू एल। तो मान लीजिए कि L1 लेंथ है, AJ1 इक्वल टू L1। कैसे नापेंगे, यहाँ स्केल लगा रहता था ना 100 सेंटीमीटर वाला, यहाँ से यहाँ एक वायर है तो 100 सेंटीमीटर प्लस में इतना लेंथ, यहाँ से मीटर कर लेंगे, दोनों ये लेंथ यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, वही लेंथ हुआ AJ1। ये तो कॉपर स्ट्रिप बता दी है, रेसिस्टेंस निग्लिजिबल है। तो ये आ गया है ना, जब स्विच के ओपन था है ना, ये रेसिस्टेंस बॉक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तब, है ना, इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो E के ही बराबर होगा, बराबर AJ1 के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप K गुने L1 हो गया। अच्छा अब आगे देखिए, क्लोज द स्विच K1 and R gets introduced। तो K को क्लोज करेंगे तो R क्या हो गया, इंट्रोड्यूस्ड हो गया। अब सोचिए R इंट्रोड्यूस्ड हो गया, अब बैलेंस पॉइंट एंड सर्च द बैलेंस पॉइंट J2, बैलेंस पॉइंट J2 सर्च किए, मान लीजिए कि सर्च किया हुआ पॉइंट यही है J2, ये आ गया है J2, तो मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर 0। तो अब देखिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार भी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे भी, देखिए अब ये जैसे ही K1 को यदि क्लोज करेंगे तो इधर से देखिए ये तो सर्किट कंप्लीट हो गया, ये दिख रहा है, ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। इससे जो है करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, और जब करंट फ्लो करेगा तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट फ्लो करने के केस में क्या हो गया, कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा, और वो ड्रॉप करके कुछ ना कुछ वैल्यू अच्छा पहले से कम आ जाएगा। ठीक है, कम आएगा तो कितना पर बैलेंस हुआ, K गुने L2 लेंथ पर, है ना। यहाँ AJ2 कितना है ना, नया पॉइंट है J2, तो उस पर है AJ2 बराबर L2। डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसलिए 1 है 2 है, तो 1 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, E1 बटा भी, E1 नहीं है, E बटा भी बराबर K इंटू L1 बटा K इंटू L2। K से K क्लियर हो गया, कट गया। तो देखिए E बराबर क्या लिखिएगा, याद कीजिए, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होता था वो क्या लिखते थे, E माइनस आई इंटू क्या लिखते थे, R, E माइनस आई इंटू R। अच्छा
और यहाँ से देखिए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यदि करंट यहाँ से आई फ्लो कर रहा था, यहीं से ना फ्लो कर रहा था जो क्लोज किए थे, तो उस स्थिति में भी की जगह आप आई आर लिख सकते हैं। भी की स्थिति में क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर भी लिख सकते हैं। भी के बराबर आई इंटू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बीच का मतलब ये पॉइंट सेम है, तो इसके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई आर भी लिख सकते हैं, चाहे ई माइनस इधर से लिखा जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ई माइनस आई आर, है ना। ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्चार्जिंग का केस हो गया क्योंकि इधर से ये करंट फ्लो करवा रहा था। अब देखिए यहाँ से, तो यदि इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ई बराबर कितना आ जाएगा, भी प्लस आई आर। तो ई बराबर कितना हो गया, भी की जगह फिर देखिए तो भी किसके बराबर है, आई आर के बराबर, तो यहाँ रखिएगा आई आर प्लस आई आर, ठीक है। समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को। तो नहीं समझ में आया होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, क्योंकि केबल जैसे ही क्लोज किए तो इधर से करंट फ्लो कर जाएगा। मान लीजिए कि I1 करंट फ्लो कर गया, तो इसके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक तो E माइनस आई आर लिख सकते हैं, या तो ऊपर से लिख सकते हैं आई आर लिख सकते हैं। और आई आर मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी के बराबर, है ना, यही है भी, ठीक है। अच्छा, यही भी है। अरे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, चाहे ए J1 ए J2 के बीच का लिखो, बात एक ही तो हुआ, है ना। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो शॉर्ट सर्किट है ना, इधर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लिया गया है। तो चलिए इतना हो गया, है ना। तो भी की जगह जब जरूरत पड़ेगा तो आई आर लिखेंगे, मतलब भी की जगह क्या लिखेंगे, आई आर। अब ठीक है, इसकी जगह आई आर, तो ई की जगह क्या लिखेंगे, तो देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, ठीक है। आई आर, ई आ गया तो प्लस आई आर, है ना। तो ई बराबर कितना हो गया, आई इंटू आर प्लस आर, ये पढ़ते थे ना, आई गुने टोटल रेसिस्टेंस। तो ई की जगह देखिए इंट्रोड्यूस करते हैं, आई इंटू आर प्लस आर, और यहाँ पर जो है भी बराबर क्या इंट्रोड्यूस किया, आई आर इक्वल टू L1 बाई L2। आई से आई साफ हो गया। अब देखिए अलग अलग डिवाइड कीजिए, आर भागा आर कीजिएगा तो 1 प्लस स्मॉल आर भागा कैपिटल आर कीजिएगा तो आर बाई आर बराबर L1 बाई L2। तो यहाँ से देखिए आर बाई कैपिटल आर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, L1 बाई L2, अब माइनस क्या आएगा, 1 उधर जाएगा, तो यहाँ से देखिए तो एलसीएम L2 लेंगे तो यहाँ आएगा L1 माइनस इसमें L2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये L2 आ गया। यहाँ से देखिए स्मॉल आर इक्वल टू कितना आ गया, आर जो है इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू कैपिटल आर। तो इस प्रकार से इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए ठीक से। आइए ये सिंपल सा क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। एक फिगर सोच है ना, 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल। ये देखिए 2 वोल्ट है, ए बी के बीच में कनेक्ट है, और ये जो है 1.5 वोल्ट का एक सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस मान लिया आर है। हमको क्या करना है, 1.5 यहाँ लिख लेते हैं, 1.5, ठीक है। हमको इसका इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3 सेंटीमीटर। यदि ये कनेक्ट नहीं है इससे तब, है ना, ये स्विच कहीं लगा होगा, है ना, इसी में स्विच लगा होगा, इसको जो है फिलहाल ओपन रखा गया है, तब बैलेंस पॉइंट कितना आता है, L1 इक्वल टू 76.3 सेंटीमीटर, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ ए मान लीजिए ये J1 है तो ये J1 हो गया, ठीक है। अच्छा, जब 9.5 ओम का रेसिस्टेंस जो है ना, when a resistor of 9.5 centimeter used in external circuit of cell, the balance point shifts to 64.8 सेंटीमीटर। जब इसको यूज किया जाता है तब बैलेंस पॉइंट मान लीजिए कि J2 आ जाता है। L2 बराबर कितना हो गया,
मतलब AJ2 बराबर कितना मिल गया, 64.8 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, तो कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो R बराबर अभी फार्मूला मिला था L1 बाई L2, L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू कैपिटल R। तो L1 का वैल्यू जो है, ठीक है, L1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 76.3 माइनस L2 का वैल्यू है 64.8 डिवाइडेड बाई L2 है 64.8 इंटू R जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यही है कितना है 9.5। तो 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 1 गुने ये 9.5 बटा में 64.8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.69 समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 1.7 है ना, जो कि बुक में ये आंसर है। तो चलिए इसको नोट कीजिए।